आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना पीसीएस 2014 का जो सीसेट पेपर था। 2014 का सीसेट पेपर सेकंड, ठीक है। इससे पहले हमने 2013 का पेपर सॉल्व किया था। अब जो है 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, इसको सबसे पहले पढ़ना होगा और उसके बाद इसी से कुछ क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे, उसकी बात करेंगे हम। जैसे इसमें दे रखा है कि मनुष्य की दो समस्या हैं कि एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी और वस्त्र और अन्य अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती हैं, किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख और दौर्मनस्य रोग शोक जरा मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी है और न ही वस्त्र, न मोटर महल हो सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व में शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं में सुख को प्रमुख माना जाता था। अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ है। मनुष्य मानने लगा है कि सत्य को प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप के और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता। वह या तो सत्य नहीं है अथवा ऐसा है तो जिसकी ओर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। विज्ञान जो जो नई विजय प्राप्त करता है त्यों त्यों अत्यधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए हैं, ठीक है। तो इसमें इस पूरे परफॉर्मा को पढ़ा है हमने और अब इसी से क्वेश्चन निकलेगा कि विज्ञान, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी पर आधारित है या अध्यात्म विद्या की उन्नति पर, प्रयोगशाला में परीक्षण पर और आस्था और भक्ति पर। तो विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है, तो इसमें आंसर बनेगा सी, प्रयोगशाला और परीक्षण पर है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ऊपर से तीसरी लाइन थी जब हमने पढ़ा तो उसमें दे रखा था सीधा सीधा कि शारीरिक समस्या और अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता है व्यक्ति, ठीक है। तो विज्ञान का सत्य केवल उसके प्रयोग, जांच, वैज्ञानिक उपचार पर आधारित है। तो प्रयोगशाला में जो परीक्षण करेगा वही उसके आधार का जो है रोग निदान बनेगा। तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा सी, ठीक। तो पहले का आंसर क्या बना, पहले का आंसर बना सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की सीमा क्या है। विज्ञान की अगर सीमा की बात करें तो विज्ञान क्या है, अगर आपसे पूछा जाए वह एक पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता, वह अधिभौतिक और आत्मिक सुविधाएं प्रदान करता है, उससे शरीर और मन दोनों सुखी रहते हैं, वह रोग शोक जरा मरण पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, विज्ञान की सीमा तो सीधी सीधी सी है कि विज्ञान पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर सकता, ठीक है। विज्ञान जो है पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर सकता है। इस बात का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि विज्ञान आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला थर्ड क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्या दूर हो गई है। मानव समाज में आज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है और जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती वह आज सबको सुलभ है। मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। तो ये अच्छा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार क्या सबसे सटीक आंसर आपको लग रहा है, तो इसका आंसर जो है डी है कि मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान नहीं है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अध्यात्म के द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं, तो वहाँ जहाँ विज्ञान फेल हो जाता है तो वहाँ अध्यात्म काम आता है। तो इस आधार पर इसका आंसर डी माना जाएगा। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की जीवन में अगर चिंतन दृष्टि देखा जाए तो क्या थी, क्वेश्चन ये है कि प्राचीन और मध्यकालीन जो जीवन था तो उसमें विषय की चिंतन दृष्टि क्या थी। तो अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो थोड़ा सही करके चमकेगा। शारीरिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, शारीरिक समस्याओं को अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। विज्ञान ही उसके लिए परम सत्य था। सभी समस्याओं के निदान के लिए विज्ञान उसके लिए वह जो है क्या था, वरेण्य था। तो अगर ऐसा आपसे कुछ पूछा जाए तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बी बन जाएगा कि शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को व्यक्ति जो है क्या मानता था, प्रमुख मानता था। तो ये आंसर है। इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा समास का उदाहरण नहीं है, राजकुमार, यज्ञवेदी, अजन्म, ग्रामवासी। तो आसान सा क्वेश्चन है, राजा का पुत्र, यज्ञ की वेदी, ग्राम का वासी। तो 3 तो क्या हैं, ये तत्पुरुष हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद में से अगर देखा जाए तो जैसे राज का कुमार और जो है यज्ञ के लिए वेदी, ग्राम का वासी,
तो ये क्या है, ये तो समास बन रहे हैं और वो कौन से तत्पुरुष समास, बट आजन्म जो है वो तत्पुरुष समास नहीं बन रहा है। उसका कारण क्या है कि जिस शब्द में जो है प्रथम पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास नहीं, क्या होता है, अन्योन्य समास होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, सिर से पानी गुजर जाने मुहावरे का अर्थ क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, गहरे पानी में स्नान करना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने से बचना, या सहनशीलता की सीमा से छूट जाना। तो आंसर है बी, सहनशीलता की सीमा से छूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रस्त की अगर बात करें तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होगा मुक्त। ग्रस्त का मतलब है तुम किसी चीज़ से, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी को बुखार हो रहा है तो कह देंगे ना बुखार से ग्रस्त है, पीड़ित है, और अगर उसका बुखार सही हो गया तो उसको क्या कह देंगे, वो बुखार से क्या हो गया, मुक्त हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है मतलब आप ये कह सकते हैं अधीन होना, ग्रस्त का मतलब होता है अधीन होना। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो पत्ता जो शब्द है, जैसे दे रखा है इसमें हाथ, अंधेरा, तस्कर, तद्भव नहीं है। तो आपका जो ये शब्द जो दे रखा है ना पत्ता, पत्ता का जो तत्सम होता है वो होता है पत्र। ठीक है, और हाथ का हस्त, अंधेरे का तत्सम अंधकार है, और तस्कर खुद अपने आप में क्या है, एक जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, मोस्टली आप ये ध्यान रखेंगे जब भी तद्भव और तत्सम को पहचान करें तो जिसमें भी आधा स होता है, मोस्टली 95% जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप ही तत्सम में पहुंच जाते हैं, जिसमें आधा स होता है। ठीक है, आधा छोटा स। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अलमारी किसका, तो अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। देखो पुर्तगाली भाषा में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे लोटा, बाल्टी, मग, गोभी, टब, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो कैसे हैं, वो विदेशी भाषा में पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अंग्रेजी में जैसे आपका आ जाएगा प्रोफेसर आ जाएगा, इसके अलावा जो है प्रोफेसर के अलावा डॉक्टर, इस तरह के शब्द हैं। फ्रांसीसी की अगर बात करेंगे, फ्रांसीसी शब्दों के एक दो उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे आप नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, जिस तरीके से जैसे आपने बोला ना कि जैसे इसको चश्मा, चश्मे को ऐनक बोल देते हैं, ऐनक, तो ऐनक अपने आप में एक फ्रांसीसी भाषा का वर्ड है। बेसिकली हिंदी में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, डच का कोई हम इतना ज़्यादा एग्जाम्पल कोई दिमाग में भी आ नहीं रहा है। ठीक है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में एक शब्द नहीं आता, द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है, देखो द्विज का मतलब अगर अनेकार्थी की बात करें तो द्विज का मतलब आता है आपका नहीं आता, वो पूछ रहा है द्विज का मतलब नहीं आता। द्विज का मतलब ब्राह्मण तो होता है, द्विज का मतलब दांत भी होता है, द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, पर द्विज का मतलब जो है विदेह नहीं होता। क्या नहीं होता, विदेह नहीं होता है। ठीक, और निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई है, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जो पहला वाक्य है यह व्यर्थ बात दे रखा है ना इसमें कि यह व्यर्थ बात गलत है, दूसरे वाक्य में संपूर्ण वाक्य की बात की जा रही है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो 11वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य का, देखो पहली बात तो ये है व्यर्थ बात करने का कोई लाभ नहीं है, तो व्यर्थ बात करने से, करने का होता ना कि से, तो ये इस वजह से गलत हो गया। संपूर्ण देश भर में, देश हो गया तो भर में की क्या मतलब था, तो इसमें भर में गलत दे रखा है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो भाई इसमें होता भाई और उसके बाद इसमें जो है योजक चिन्ह और उसके बाद भाई और उसके बाद सलाह की, ये ऐसे बनता। बट इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, डी बनेगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो अब देखो मिष्ठान इसमें गलत लिख रखा है, तो मिष्ठान को लिखा जाएगा इस तरीके से, मिष्ठान। ठीक है, ये क्या हो गया, मिष्ठान हो गया। जैसे दे रखा है आधीन दे रखा है, तो आधीन नहीं होता, ये क्या हो जाता है, अधीन हो जाता है। ऐसे ही आपसे अगर और पूछा जाएगा तो जैसे व्यवहारिक दे रखा है तो वो व्यावहारिक होता है, क्या होता है, व्यावहारिक होता है। ठीक है, क्या होता है, व्यावहारिक होता है। ठीक, तो आंसर इसका क्या है, अत्यधिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस विकल्प जो है डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, किरण का पर्यायवाची एक तो जो है मरीचि तो होता है, ठीक है, मरीचि तो होगा, मरीचि भी होगा, रश्मि भी होगा, दीप्ति होगा, केतु, अंश, ये तो होता है, पर पुष्कर इसका पर्यायवाची नहीं होता। ये ध्यान रखना, पुष्कर इसका पर्यायवाची नहीं होता। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस में क्रिया का कौन सा रूप सही है? लिखवाता है, समझ में आ गया? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो अगर इसमें देखा जाएगा तो इसमें लिखवाता, जैसे कोई बच्चा जो है लिख नहीं रहा और तुम उससे क्या कह रहे हो, प्रेरित करके कह रहे हो कि तुम लिखो, तो जैसे अध्यापक बच्चों से किताब उठवाता है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, जैसे पिता पुत्र से जो है हल चलवाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आयु शब्द में किस बोली का शब्द है? आयु कहते हैं ना, आयु जायु, ये वाले जो शब्द होते हैं ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये ब्रज भाषा का है, ठीक है, ब्रज भाषा का शब्द है। ये आप बेसिकली देख सकते हैं। तो ये आपका मथुरा के अलावा आपका जो है अलीगढ़ के आसपास जो भाषा होती है उसमें ही बोला जाएगा। मूक का विलोम क्या होगा? तो मूक का विलोम वाचाल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी है, ये यूपी पुलिस में भी आया इस बार। इसके अलावा एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, ठीक है। एक डाकिया जो है, मान लो श्री सिंह का घर कहीं ऐसे है कि ये जो है कोई डाकिया है, इसको बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन को, ये डाकिया है, श्री सिंह के घर के लिए कोई उत्तर दिशा की तरफ 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चला, फिर कितना बाएं, तो इधर बाएं घूम गया और फिर कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, और श्री कुमार के घर पहुंचा और वहाँ से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाईं ओर घूमकर जो है वो कहाँ चला, फिर कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक है, 3 किलोमीटर चल गया। अब उसने पूछा है चलकर श्री शर्मा के घर पहुंच गया। ये कहाँ पहुंच गया? अब पहुंच गया श्री शर्मा के घर। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों के बीच की दूरी कितनी है? अरे यार, इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसमें इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला लग जाएगा। तो एक लेंथ हो रही है इसकी 3, एक हो रही है 4। अगर इसमें देखा जाएगा तो दूरी पूछ रहा है ये, या वो पूछ रहा है, हाँ, घर के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी इसकी 5 किलोमीटर हो जाएगी इसकी दूरी। कितने किलोमीटर हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। सीधा सीधा सा दे रखा है कि उत्तर में चला 7 किलोमीटर, फिर जो है बाईं तरफ 4 किलोमीटर, फिर कितना चला, फिर 3 किलोमीटर। तो लंबटे कर्ण का जो फॉर्मूला लगता है तो उसके आधार पर देखा जाएगा। तो इन दोनों की योग के जो है योग से कम होनी चाहिए जो संख्या तीसरी आएगी, तो वो आ जाएगी 5 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया? दोबारा से बताऊँ? अरे यार चलो इसको पूरा करके ही बता देता हूँ, फिर ऐसे होगा कि इसको ऐसे कर सकते हैं आप। तो इसको रूट में रख लो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, 16 और 9 हो गए 25, रूट 25 हो गया। तो ये 25 का हो गया 5 किलोमीटर। अब तो क्लियर है ना? ये होता है आधार, ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण। ये क्या होता है? आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो जब इसको पढ़ते हैं तो ये पढ़ा था हमने कभी लाल बटे काका के रूप में, ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ऐसे करके हाई स्कूल में पढ़ा था ना। तो उसी से बना है ये। तो इसमें क्या है कि जो अब ये मान लो ए बी सी 3 भुजा दे रखी हैं, तो ये हो गया ए बी सी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। तो बस उसको रख के सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका 5। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न अनुक्रम दे रखा है 6, 11, 18, 27, 38, 66। इसमें लुप्त संख्या क्या है? देखो, एक संख्या दे रखी है 6 से अगली संख्या क्या है? 11। तो अगर इसमें हम 5 जोड़ दें तो 6 5 कितने हो गए? 11। और अगली संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 18। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 18। इसके अलावा फिर क्या दे रखी है? इसमें दे रखी है 27। 27 में अगर हम
क्या कर दें, इसमें 9 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 27। अब ऐसे ही अगर इसको थोड़ा सा और आगे करें और उसके बाद इसमें 9 और 2 11 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 38। ठीक है, अब की बार क्या जोड़ा 11 तो आ गया 38। अब की बार क्या जोड़ें इसमें, तो अब की बार जोड़ देंगे इसमें 13 और 13 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 51। ठीक है, क्या आ जाएगा 51। तो आंसर क्या बना इसका 51 बना। ठीक है, इस तरीके से इसको आप ध्यान से कर सकते हैं। अगला क्या है 27 3 16। अरे यार ये तो आसान है। देखो 27 3 216, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये दे रखा है कि 3 का जो घन है वो क्या होता है 3 3 9 3 27। तो ऐसे ही क्या होगा 6 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा। ये 6 गुणा 6 6 छंग 36 छक्का 216। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका 216। तो इसका आंसर 216 किससे बना 6 से बना। अब एक दे रखा है इलाहाबाद को ये ऐसे करके लिख रखा है, तो वाराणसी को कैसे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन लिखा है ALLAHABAD इलाहाबाद को इसने क्या लिखा है। अब इसको इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो इसने लिखा है DABALLAD। अब ये देखो इसने ऐसे कर दिया, तो अब इसमें इसको वाराणसी वाले को उठा लेते हैं। क्या कराया VARANASI। ठीक है, वाराणसी। तो इसमें इसको पहले ऐसे करो, इसको ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको ऐसे कर रखा है, तो इसमें ऐसे कर दिया इसने 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये उल्टा कर दिया, तो अब इसको भी उल्टा कर दो ऐसे ही। ठीक है, इसको भी ऐसे उल्टा कर देंगे 1 2 3 5 6 7 8। तो इसको 8 से कर दो ISAN है कहीं को ISANARAB। ठीक है, तो हो गया। देखो ये तो आंसर क्या बना इसका 20वें का। देखो D बन रहा होगा आंसर, तो आंसर इसका बन गया D। ये उल्टा हो रहा था तो आंसर बन गया इसका D। ठीक है, इस तरीके से ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन था ये। अब दे रखा है मैंगो MANGO। देखो MANGO मैंगो दे रखा है। तो मैंगो में क्या कर रखा है इन्होंने OCPIQ। देखो MNO, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, इसके बाद इसमें 2 जोड़ रहे हैं, 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 तो सब में 2 2 जोड़ रहे हैं, तो ये संख्या निकल कर आ रही है। तो ऐसे ही अगर हम APPLE को करें और इसमें सब में 2 2 जोड़ दें। ठीक है, इसमें सब में क्या कर दें 2 2 जोड़ दें। तो A के बाद जो है इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या बनेगा बताओ। तो सीधा सीधा बन जाएगा इसमें PQR। ठीक है, LMN और इसके बाद ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका CRRNEFG। तो है कहीं को CRRNG, ढूंढते हैं कहीं को है क्या CRRNG, ऑप्शन A। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है यदि A बराबर 6 B बराबर 7 C बराबर 9 दे रखा है, या ऐसे पढ़ो इसको क्वेश्चन के त्रिभुज ABC कौन सा संभव नहीं है। त्रिभुज की सबसे पहली एक कंडीशन होती है कि किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल, ये ध्यान रखना कि किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल क्या होता है तीसरी भुजा से क्या होता है, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ लें तो किसी तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब इसमें विकल्प A उठा रहे हैं पहले, तो 6 और अगर इसको जोड़ दें हम 6 और 7 को,
6 7 13, 6 + 7 ये 9 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा √6, √7, √9 को जोड़ें तो √6 + √7 + √9 इसको कर लें तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 2.44 + 2.64 ये हो गया √9, तो ये 5.08 √3, तो ये भी बन जाएगा त्रिभुज। तो ये भी है त्रिभुज, संभव है ये वाला भी, क्योंकि एक भुजा का योग दो भुजाओं से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तीसरा हो रहा है 6 × 36 × 7 = 49, 36 + 49 = 81 से, ये भी संभव है, ठीक है। तो अब जो है जब 3 संभव है तो चौथा ही क्या है, संभव नहीं है। बस आंसर ये हो गया इसका, क्लियर है। तो इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना था कि त्रिभुज कब संभव हो सकता है, कि जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी त्रिभुज जो है वो क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। ये वाली बात बस ध्यान रखेंगे, अगर ये बात ध्यान रहेगी तो फिर सारा कुछ हो ही जाएगा, क्लियर है ना। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, a की पावर x बराबर क्या दे रखा है, b, a की पावर x बराबर क्या है, b। अब इसको b की पावर y बराबर क्या मान रखा है, a, b की पावर y बराबर क्या मान रखा है, a, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, x और y का मान निकालना है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, किसका, x और y का मान निकालना है ना। तो इसको ऐसे कर लो, a की पावर x और इसकी पावर क्या हो गया, y, ठीक है। a की पावर x की पावर क्या हो गया, y हो गया, और बराबर क्या है, किसके है, a के। तो a की पावर क्या होती है, xy बराबर a, और a का मान कितना दे रखा था यहाँ, 1। तो इसमें xy बराबर a से a कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो xy बराबर क्या हो गया, 1, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 1। खाली स्थान भरना है, ये तो आसान ही है। खाली स्थान में क्या करना है, खाली स्थान दे रखा है तो इसमें 6 5 4, अगर इसमें ऐसे कर लें हम 1 × 2 + 4, इसमें अगर ऐसे कर लें 1 × 2 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 आ गया नहीं, 1 × 2 + 4। ऐसे ही अगर हम कर लें 2 × 2 + 1 बराबर कितना, 2 दूनी 4 1 5, ये आ गया 2 × 2 + 1। ऐसे ही हम कर ले 3 × 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 8। ऐसे ही अगर हम कर लें 4 × 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 11 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 11। देखो 3 × 2 + 2, 2 × 2 + 2, 1 × 4, 1 × 2 तो सब में गुणा 2 ही करी है ना, बाकी जोड़ते चले गए तो वो आंसर आ गया। आंसर कितना बन गया, 11, ठीक। यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। अब ऐसी संख्या ढूंढो। अगर हम मान लें n को 11 मान लें, तो 11 को अगर 7 से विभाजित करें तो 7 × 7, तो ये 4 आ जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि n जो है, n बराबर कितना है, 11 है। मान सकते हैं ना कि n बराबर क्या है, n बराबर 11 है। तो अब क्या कह रहा है, यदि 3n + 1 को 7 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। तो इसका मतलब 3 × 11 + 1 को 7 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। तो 11 × 33 और 1 34, ऐसी तो बनना है। 11 × 33 और 1 34, 34 में 7 से भाग देने पर, अब 34 में आप 7 से भाग दोगे तो 7 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा, 7 28, 6 है क्या कहीं को आंसर, ये रहा। इसमें 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ बड़ा नहीं है, ये तो कक्षा 1 का सवाल है ये वाला। तो अगला क्वेश्चन अच्छा है। जैसे a बराबर दे रखा है 0.25, b बराबर दे रखा है 0.25, c बराबर 0.25², d बराबर दे रखा है ये। तो इनमें ये पूछा है बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले तो a वाले को देख लूँ। अगर इसको ऐसे कर दूँ कि a बराबर जो दे रखा है इसने 0.25, और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 0.5,
लिख देंगे ना। तो b बराबर तो हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है b बराबर तो 0.25 दे ही रखा है। c बराबर क्या दे रखा है 0.25 का स्क्वायर, तो इसको हम 0.625 कर लेंगे। d बराबर कितना दे रखा है हमारा 0.05। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया, इसमें क्या करना, बताना क्या था इसमें, और सबसे विकसित तंत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका विकसित तंत्र। देखो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे आंसर बन गया इसका 26। ठीक, 26 का क्या बन गया आंसर सी। ये ध्यान रखेंगे 26 का आंसर क्या बन गया सी। 27वें का सॉल्यूशन कराऊं, कैसे कराऊं, वैसे आंसर इसका 32 बनेगा। 32 कैसे बनेगा, तो देखो पी बी बराबर जो है दे रखा है, किसी बिंदु P से PA और PB O केंद्र पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि वृत्त के E बिंदु पर CD स्पर्श रेखा हो तो PB कितना होगा 18 होगा, और इसके अलावा AC 7 सेमी, CD 12 सेमी, तो OP CD का मान बताना। त्रिभुज PCD का, PCD इसका मान बताना है इसका। तो इसमें क्या दे रखा है कि इसमें दे क्या रखा है, AC बराबर दे रखा है 7, तो ये देखिए AC बराबर कितना दे रखा है 7। ठीक है, CD बराबर कितना दे रखा है, CD बराबर दे रखा है 12, BD बराबर कितना दे रखा है 7। और जब इसमें सारे मान दे रखे हैं तो AC बराबर CE भी है, AC बराबर क्या है CE भी है। ठीक है, AC बराबर CE, तो 7 सेमी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम त्रिभुज PCD का अभिष्ट परिमाण निकालें तो CD प्लस ये ऐसे निकल जाएगा CD प्लस PC प्लस PD, और इसके मान निकालेंगे तो CD का मान हो रहा था 12 और इसका PC का मान है 16, इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 11। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक, ये ज्योमेट्री का सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल था, बट इसको ज़्यादा लाइट में नहीं लेने का। ये 32 आंसर आ जाएगा इसका। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, 455 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे। भाई सीधी सी बात है कि एक कक्षा में 100% छात्र होंगे तो 35 जो है कितना दे रखा है 35% छात्र पास हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि 65% जो बालक हैं वो क्या हो गए फेल हो गए, और 65% बराबर कितना दे रखा है 455। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कुल कितने बच्चे पास हुए हैं, तो इसमें 100% ही तो निकालना है। इसमें ऐसे निकाल दो 455 बटे 65 गुणा 100% ही तो निकालना है। तो बस ये हो जाएगा 455 65 ये हो गया 700। ठीक, कितना हो जाएगा ये 700 है कहीं को 700। काट के भी दिखाना पड़ेगा, काट के भी दिखा सकता हूँ। तो इसमें हो जाएगा जैसे इसको 5 से काट लेंगे तो 5 एकन 5 और 5 एकन 5 और ये काटना क्या है, सीधा सीधा तो दिख रहा है। आंसर क्या आ जाएगा इसका 700 आ जाएगा, बस छोटा छोटा क्यों काटना है इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला और है, इसको और देख लेना कि एक वस्तु 65 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ हो। मतलब एक वस्तु है जो 65 रुपये की है, उसको बेचा अगर तो उसको दुकानदार को कितना 30 रुपये का जो है क्या हुआ लाभ हुआ। 100 प्लस 130, ठीक है, लाभ हो गया। तो उसको कितना लाभ हो रहा है, एक 65 रुपये में बेचने पर वस्तु को 30% का लाभ हुआ। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 50, 0 से 0 13 पंजे 65, 50 आ गया है। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि 10% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर उसको 10% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 50 का 110 बटे 100 ही तो कर देंगे, 50 का 110 बटे 100 तो 0 से 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या बना 55 ही तो बनेगा। है कहीं को 55, ये रहा। ठीक, क्या बनेगा 55 बनेगा, तो ये रहा 55। निम्नलिखित अंकों के वितरण माध्यम की अगर बात करेंगे तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन एन। ये इस तरीके से सिग्मा fx अपॉन एन होता है इसमें। तो इसमें क्या मान रखा है कि x की वैल्यू तो ये रही
और f की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब इसमें x डॉट एफ करना है तो इसमें क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ एक्स क्या करते हैं, तो एफ एक्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। तो एफ एक्स का मतलब हो गया कि इन दोनों की 2 तिया 6 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें हम ये करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर जो है इसका मान तो आ जाएगा 214 और n का मान कितना होगा, इन सबको जोड़ लेंगे इनको, ठीक है। तो इसका जो योग होगा वो होगा 30। इसको जब काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 7.1। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि दिए गए प्रदत्तों का बहुलक है। बहुलक का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इनमें से कौन आया है। देखो 1 2 3 और 4, तो इसका बहुलक जो है वो क्या है, 7 है, ठीक। यदि 4800 का 16.5% तो x का 3/4, तो x का मान बताना है। इसमें दे रखा है कि यदि 4800 रुपये, ठीक है, उसने क्या कर रखा है, उसने ये सीधा सीधा बोल रखा है कि यदि आपके जो हैं कितने हैं 4800 रुपये हैं ये, ठीक है। यदि 4800 का 16.5%, ठीक है, 16.5% बराबर किसके हैं, यदि 4800 का 16.5% बराबर है इसके 3/4x के, ठीक है। किसके बराबर है, 3x/4 के। तो x का मान बताना है। इसको हटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको हटा लेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद अब सीधा सीधा इसको ऐसे कर देंगे कि 3x बराबर 48 गुना नहीं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको इस तरीके से करेंगे। दे रखा है ना 4800 गुणा 16.5/100, तो इसको ऐसे कर लो कि ये हो गया 100 बराबर 3x/4, ऐसे दे रखा है ना। तो इसको ऐसे कर लो कि 3x बराबर 48 गुणा 4, ये 4 आ गया, फिर गुणा 16.5। अब कर लो x बराबर कितना, तो ये आ जाएगा 1056, ठीक है। इसको 3 को इसके नीचे ले जाएंगे x बराबर, तो x बराबर ये जो जब इसके 3 नीचे जाएगा तो 48 गुणा 4 गुणा, तो इसको जब तो इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1056। पहले देखते हैं कहीं कोई ये रहा। ये आसान सा क्वेश्चन है। 7 7 49 सर 2 51 6 चंग 36 और 4 40 5 पंजे 25 और 3 28, ठीक है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो लंबाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा 16:9 शायद। एम आई राइट? यह क्वेश्चन करके देखा जाए। 16:9 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि 4/3 बराबर 3 गुणा L1/4 गुणा L2, तो 4 चौक 16 3 तिया 9 16 9, यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, क्या ये? अब अगले क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले को तो ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, इसके बाद सीधे इस क्वेश्चन पे आएंगे जो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं कि अंतर्वैयक्तिक व्यवहार होते हैं वो क्या करते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। देखो अंतर्वैयक्तिक का मतलब यहाँ ये है कि लोग व्यवहार का परस्पर आगे बढ़ाते हैं अपने व्यवहार को, ताकि उनकी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इसमें आंसर क्या बनेगा, तो इसमें आंसर बन जाना चाहिए ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है
कि लोग एक दूसरे के व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं ताकि उनकी आंतरिक आवश्यकताओं की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। निम्न में से एक अवाचिक संप्रेषण सहायक उदाहरण कौन सा है? अवाचिक, ठीक है। अवाचिक कूट लेखन एक प्रकार की सांकेतिक क्या है, प्रक्रिया है, और इस संकेतों की तंत्री के आवेगों को परिवर्तन करती है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि संप्रेषण का सहायक उदाहरण क्या है? अवाचिक, अवाचिक सहायक जो उदाहरण है वो क्या है? तो आप क्या कहोगे सर 62 में, जैसे मान लो तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो कई बार अपनी आँखों को जो है बंद करके भी बता देते हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं है। तो अवाचिक संप्रेषण है ना, बिना बोले तुमने अपना जो है बता दिया उसको, ठीक। इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन बन सकता है? अगला क्वेश्चन है संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से क्या तात्पर्य है? कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना, संकेतों को तंत्रीय आवेगों में परिवर्तित करना, संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना, मनोबल का निर्माण करना। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि कूट लेखन एक प्रकार की सांकेतिक प्रक्रिया होती है। कूट लेखन में जो है वो सांकेतिक प्रक्रिया ही तो होती है। तो इसमें क्या करेंगे, ये तंत्रिका आवेगों को परिवर्तित करती है। क्या करती है? तंत्रिका आवेगों को परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक। इसके बाद संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? संप्रेषण का जो संबंध होता है उसे संदर्भ किसे कहते हैं? तो जब लोगों के बीच जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण का जो बनना जरूरी होता है, जो भौतिक जो मनोवैज्ञानिक वातावरण बनता है उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को संदर्भ कहा जाता है। पेल्ज प्रभाव क्या स्पष्ट करता है? पेल्ज प्रभाव, पेल्ज प्रभाव की अगर बात करें तो पेल्ज प्रभाव में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें इसका जो सही पेल्ज प्रभाव का आंसर जो बनता है वो पेल्ज प्रभाव ये है कि ऊपरगामी प्रभाव के साथ संयुक्त रूप से, ऊपरगामी जो प्रभाव है संयुक्त रूप से वरिष्ठ लोगों के समर्थन को क्या करता है? वो स्पष्ट करता है, ठीक है। वरिष्ठ लोगों के क्या करता है? न्यून ऊपरगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों को समर्थिता को क्या करता है? वो स्पष्ट करता है। ऊपरगामी प्रभाव के संयुक्त वरिष्ठ, ये है ये वाला, देखो बड़ा कन्फ्यूजन सा दे रखा था, चारों में जो है वो दे रखे हैं, वरिष्ठ दे रखे हैं। उपयुक्त ऊपरगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को क्या करता है? स्पष्ट करता है, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रेषण के नियामक नियम हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संप्रेषण में अंत्य क्रियाओं की संरचना और समन्वयता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ये सही है, ये मतलब इसका कथन दे रखा है। तो संवाद या संप्रेषण के दौरान हमें करना क्या होता है कि आंतरिक क्रियाओं की संरचना, आंतरिक क्रियाओं की जो संरचना होती है उनमें समन्वय स्थापित करना होता है। संप्रेषण के दौरान यही तो करना होता है। अब इसी में हम ये तय करते हैं कि ये सही है या गलत है, और हमें ये संकेत प्राप्त होता है कि ये कार्य करना चाहिए अथवा नहीं। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए आर सही हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं? स्पष्ट हैं, स्पष्टीकरण सही कर रहे हैं। संप्रेषण में अंत्य क्रियाओं की संरचनाओं का समन्वय आवश्यक है, जभी तो हम सही तरीके से संप्रेषण कर पाएंगे। तो ये तो बताना चाह रहा था वो। सूची के पदों को निम्नलिखित में जो है दिए गए कूट में सही मिलाइए। देखो, गले के पीछे एक हाथ रखना, आंखें सिकोड़ना, नाक सहलाना, चश्मा उतारकर नीचे देखना। मतलब ऐसा कुछ है कि इन एक्टिविटी से आप ये दर्शा रहे हैं कि देखो, गले के पीछे हाथ रखने का मतलब क्या होता है? गले के पीछे हाथ रखने का मतलब होता है असहमति। आंखें सिकोड़ने का मतलब क्या होता है? आंखें सिकोड़ने का मतलब है अस्वीकृति, कि तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। नाक सहलाने का मतलब क्या होता है? नाक सहलाने का मतलब होता है अतिशयोक्ति। चश्मा उतार कर नीचे देखने का, नीचे रखने का मतलब है कि आप उसे सुन नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है? 67 का जो आंसर बना वो क्या बना? ए का 4, बी का 3, ये बन गया इसका ए आंसर, ठीक। वकील लोग गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं। शोभा बहुत गोरी है। शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है, शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। क्वेश्चन ही दे रखा है, ठीक।
कथन में शोभा के विवाह के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, वकील लोगों के बारे में हो रहा है, ना कि शोभा के विवाह के बारे में। तो ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि शोभा का विवाह किस वकील से हुआ है। तो इसमें ना तो आपका जो निर्णय 1 है ये सही बैठ रहा है इसमें, और ना ही निर्णय आपका मेरे हिसाब से 2 से ही बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा सीधा बोल रखा है वकील लोग गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। तो ये थोड़ा ही बोला है कि वकील सभी गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, तो यही तो बोला है कि वकील गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं। तो इसका मतलब इसमें 68 में क्या होगा, सी होगा। ना तो इसका ए सही बैठ रहा, ना बी सही बैठ रहा। ठीक है, इसके बाद है सभी लड़के ईमानदार हैं और सुरिंदर ईमानदार है। सभी लड़के ईमानदार हैं और सुरिंदर क्या है, ईमानदार है। इसको इस तरीके से बना लो। ये बनाया, सभी लड़के हो गए, सभी लड़के क्या हो गए, सभी लड़के हो गए ईमानदार। अब सुरिंदर जो है वो क्या है, लड़का है। सुरिंदर जो है वो लड़का है और ये जो है क्या है, ईमानदार है। तो इसका मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो केवल एक निर्गित होगा कि सुरिंदर एक लड़का है, या सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। तो इससे ना तो एक स्पष्ट हो रहा, ना 2 स्पष्ट हो रहे। तो आंसर इसका सी बन रहा है। ABCDEF फुटबॉल खेल रहे हैं। AE का भाई है, FE की बहन है, CA के चाचा का इकलौता बेटा है, B तथा D C के पिता की बेटियां हैं। तो C का F से क्या रिश्ता है? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका एक परफॉर्मा सा बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या दे रखा है। देखो, जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे, जो पुरुष होंगे उनको तो प्लस कर लेना, और जो महिला होंगी उनको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। देखो ABCDEF क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें एक लाइन खींची हमने ये इस तरीके से, और यहाँ पर हमने A को रख दिया है। ये क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, A तथा E जो है वो क्या है, आपस में भाई हैं। तो इसका मतलब इधर कहीं भी हमने क्या रख लिया, E को रख लिया कि ये भी क्या है, आपस में भाई हैं। तो ये हो गया दोनों भाई भाई। ठीक है, दे रखा है कि ABCDEF फुटबॉल खेल रहे हैं, A E के भाई हैं, ये दे रखा है। A और E क्या है, भाई हैं। F E की बहन है, तो F जो है E की क्या कर दी, बहन कर दी। C A के चाचा हैं, तो ये C रख दिया, और ये A के कहीं इधर को रख दिया, साइड में चाचा है। चाचा के इकलौते का जो है A का जो है कहीं ये भाई बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, भाई का बेटा बन जाएगा। B तथा D C के पिता हैं। B तथा D जो है वो क्या है, पिता की बेटियां हैं। तो B और D जो है वो क्या है, बेटियां हैं। तो ये इसको इधर रख लिया, और ये ऊपर आ जाएगा इसमें। ये B तथा D C के पिता की, जो C का पिता है वही A का पिता है, तो इनकी बेटियां हैं। तो C का F से क्या संबंध है, C का F से चचेरे भाई का संबंध है। उपरोक्त फुटबॉल खेलने वाले में कितने पुरुष खिलाड़ी हैं, ये तो आसान ही है। तो A C और E जो हैं, देखो A C और E जो है वो क्या है, पुरुष खिलाड़ी हैं। तो इसमें 3 जो है वो क्या है, पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, 3 कितने हैं, 3 पुरुष खिलाड़ी हैं इसमें। एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं, पिता माता, 3 विवाहित पुत्र, 1 अविवाहित पुत्री। विवाहित पुत्रों में से किन्हीं दो पुत्रियां और 1 को 1 पुत्र है। परिवार में कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, परिवार में महिला जो सदस्यों की संख्या है, 1 तो हो गई माता। ठीक है, ध्यान रखना, 1 कितनी हो गई, 1 तो हो गई इसमें माता। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या हो गया, 3 विवाहित पुत्रों की पत्नियां हो गई। 3 हो गई पुत्रों की पत्नियां। इसके अलावा इसमें 1 अविवाहित पुत्री हो गई, 1 अविवाहित पुत्री। ठीक, इसके अलावा अविवाहित पुत्री हो गई, और इसके अलावा फिर उनकी 2 जो है वो क्या हो गई,
पुत्रियाँ होंगी, दो लड़कों की दो पुत्रियाँ, तो 4 विवाहित पुत्रों की पुत्रियाँ हो गई, तो 4 जो है और पुत्रियाँ हो गई। तो इसमें जोड़ना 4 1 5 और 1 6 3 9 है। टोटल आंसर कितना है इसका? 9 बन जाएगा। इसका आंसर कितना बन जाएगा? टोटल इसका आंसर आ जाएगा 9। दूसरे लोगों की तुलना से के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति जो हमारे समान है उससे तुलना करने की जो पसंदगी है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ये है। तो इसमें अगर ऐसा देखा जाए, सामाजिक संवर्गीकरण सिद्धांत के रूप में, सामाजिक निर्णय सिद्धांत के रूप में, सामाजिक तुलनात्मक सिद्धांत के रूप में, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत के रूप में, तो हमारी योग्यता और मूल्यांकन की प्रवृत्ति दूसरों के विचारों की योग्यताओं के लिए समानता होने पर ही पसंद आती है। तो इस सिद्धांत को सामाजिक तुलना के सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर हमारे बराबर तुलना होगी उसी को हमारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, और जिसकी जो क्षमताएं हैं हमसे कम या हमसे अधिक होंगी तो उसको हमारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसी को सामाजिक तुलना का सिद्धांत कहते हैं। तो आंसर सी बन जाएगा इसका। इस क्षेत्र में परिस्थिति अभी तनावपूर्ण और नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में रहें। कथन तो ये है, कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो प्रश्न में जो कथन दिए गए हैं, 1 अंतर्निहित है, 2 अंतर्निहित है, 3 अंतर्निहित है। इस क्षेत्र की परिस्थितियां अभी तनावपूर्ण हैं तथा नियंत्रण से बाहर हैं। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वो घरों में ही रहें। तो इसका मतलब यह है कि वो दफ्तर नहीं जाएंगे। और कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, ये बात भी है। तो 1 और 2 जो है वो क्या है, आप अगर देखें तो पूर्वानुमान जो है अंतर्निहित है। ये वाले दोनों 1 तथा 2 अंतर्निहित हैं। ये थोड़ा ही पता है कि इस स्थिति कब सामान्य होंगी, ये तो नहीं होगी। तो इस फिर मान लो 1 और 2 हैं। अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित हैं वो क्या है? जो अच्छा श्रोता होता है, किसी भी व्यक्ति की बात पर ध्यान देना तथा दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करना, अनुक्रिया करना ही अच्छे श्रोता के गुण और कौशल कहे जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो बोलते समय क्या करना, उसको ध्यान देना, और ध्यान देने के साथ साथ आवश्यक हो तो अपनी प्रतिपुष्टि को भी देना। ये जो है क्या होगा, ये आपका अच्छे श्रोता बनने का एक गुण होगा। इसका ए आंसर बन जाएगा। ठीक। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक है जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक। तो किसी वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना सक्रिय श्रोता की क्या होती है, एक क्वालिटी होती है। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो अच्छा श्रोता होता है वो किसी चीज़ को सुनेगा और सुनने के बाद जो है वो क्या करेगा, उसको अपने शब्दों में ढाल देगा। कथनों पर विचार कीजिए और निष्कर्षों में सही उत्तर चुनिए। सभी ज्ञान अच्छा होता है, सभी ज्ञान कठिन होता है। निष्कर्ष, सभी कठिन चीज़ें ज्ञान है, सभी अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं, सरल चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं। 77 क्या कहना चाह रहा है भाई? सभी ज्ञान अच्छा होता है, इसको छोड़ दीजिए, ये सवाल थोड़ा अलग है। ठीक। क्रिया परिणामों और अनुषांगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो उसको क्या जाना जाता है? मतलब आप ऐसे समझो कि परिणाम और अनुषांगिकताओं की धारणा जो कि किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो वो निर्णय खांचे के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। निर्णय खांचे के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। निर्णय निर्माण में त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो निर्णय निर्माण में जो त्रुटियां होंगी वो किसके अनियोजित ढंग से करते हैं निर्णय को, या अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, या अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। तो 79 का तो ये है कि जब हम किसी निर्णय निर्माण को करते हैं तो उस सीमा से हटकर करते हैं जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो उसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी है। मान लो किसी का जो निर्णय है, किसी को फांसी दी जानी है, किसी
सज़ा के लिए, किसी उसके क्राइम के लिए, और उसकी भावनाओं से हटकर हम अगर जो है क्या करेंगे, कोई निर्णय देंगे तो उसकी सीमा से परे हटकर जो है हम उसे निर्णय दे रहे हैं, तो जो उसके लिए बनाया गया था वो काम नहीं कर रहे, तो फिर उसमें निर्णय निर्माण में क्या हो जाएंगी, त्रुटियाँ हो जाएंगी। निर्णय लेने में किसी न्याय दर्शन का निर्णय समानता और यादृच्छिक लाने वाले रूप में एक दूसरे को जोड़ के रखना क्या कहलाएगा, कि निर्णय लेने में जब न्याय दर्श का निर्णय समानता और यादृच्छिक लाने वाले रूप में इसको क्या कहलाएगा, तो इसको हम यादृच्छिक वाले रूप को आदर्श मान सकते हैं, या प्रतिनिधि स्वतः शोध भी कह सकते हैं। इसको प्रतिनिधि स्वतः शोध कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रतिनिधिक स्वतः शोध कहेंगे। देखो आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, इसको क्या समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि एक बी है, वो कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की एकमात्र पुत्री है। मान लो ये है कि ये बी है और इसने कहा कि उसकी जो माँ है वो किसकी, ए की जो माँ है, ए की माँ है ये, तो इसकी जो है ये क्या है, पुत्री है। अब इसकी माँ और इसकी माँ, तो ये दोनों हो गए भाई बहन। अब ये भाई बहन हो गए तो ये इसका क्या लग जाएगा, मामा लग जाएगा। तो इसका संबंध क्या है इसका, ये इससे मामा है इसका है, ठीक। किसी प्रबंधन के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण में उन्हें सही क्रम से, जब कोई प्रबंधन करते हैं तो उनका हम निर्णय लेते हैं तो उनका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो समस्या को परिभाषित करो। समस्या को क्या करो, सबसे पहले समस्या को परिभाषित करो। समस्या को परिभाषित करने के बाद नंबर 2 पर जो प्रतिबंधक तत्व हैं उनको पहचान कर लो, ठीक। संभावित जो विकल्प का विकास करना है और फिर उसको देखो, और फिर जो है क्या करो, फिर एक नियंत्रित और मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करो। बन पा रही है ये वाली स्थिति कहीं। सबसे पहले समस्या को परिभाषित करेंगे, फिर समस्या को परिभाषित करेंगे सबसे पहले तो इसमें 1 2 3 4 है कहीं को। तो इसका आंसर क्या बन पाएगा भाई, 84। ये बनेगा 1 3 4 2। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या को परिभाषित करेंगे, उसके बाद संभावित जो विकल्प है उसका विकास करेंगे, उसके बाद नियंत्रित और मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करेंगे, फिर प्रतिबंधक तत्वों की पहचान करेंगे, ठीक। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक है जो निर्णय के पथों को संपूर्ण संभावित विकल्प के रूप में दर्शाती है, उसको क्या कहा जाता है। तो अगर ये है तो ये तो आंसर अभी आया था, थोड़ी देर पहले आया था। तो किसी निर्णय को लेने में की तकनीक में जब पदों को संख्यात्मक रूप में चरणबद्ध करना होता है तो इसको निर्णय क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको निर्णय क्रम कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के लिए वातावरण बनाने की एक प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, कौन सी है। तो अगर हम किसी भी प्रबंधन के निर्णय को लेने में स्वयं पर ही निर्भर नहीं है होने चाहिए, बल्कि दूसरों के निर्णय और नई बात, गुणात्मक सूचनाओं का सहारा भी हमें लेना होता है। तो इसमें हमें गुणात्मक सूचना के महत्व को भी क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी प्रबंधन को निर्णय लेने में केवल स्वयं पर ही नहीं, दूसरों की गुणात्मक सूचनाओं का भी सहारा लेना होता है, ठीक। एक ऐसा सामाजिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर प्रबंधन की समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। एक ऐसा सामाजिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधन को समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको मस्तीय झंझायन से तात्पर्य एक ऐसे प्रयास से है। हम ये समझो कि डेल्फी तकनीक, नाभिकीय मस्तीय झंझायन
ये कहा जाएगा उसको, मस्तिष्क झंझायन। मस्तिष्क झंझायन आप ये समझ लो कि भिन्न भिन्न विचारों का एक विकल्प के रूप में निर्णय का जो समाधान होता है उसको मस्तिष्क झंझायन कहा जाता है। निम्न में से कौन एक भिन्न है? बाबर, हुमायूं, अकबर, शेर शाह। ये अलग है क्योंकि ये तीन जो है क्या है, मुगल वंश के हैं, ये मुगल वंश का नहीं है। निम्न में से एक अलग है? सारनाथ, पानीपत, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी। तो आपको पता ही होगा सारनाथ अलग है इसमें, ठीक है। ए बी की बहन है, सी डी की माँ है। ए बी की बहन है, आप ये कहो ए बी की बहन है, तो बी की बहन जो है वो क्या है? ए है, ठीक है। ए बी की बहन है। सी बी की माँ है, सी जो है वो क्या है? सी जो है बी की माँ है, सी बी की माँ है। और डी जो है इसके अलावा और क्या कुछ है? सी बी की माँ है, डी सी का पिता है। डी जो है वो किसका? सी का पिता है, डी सी का पिता है। तो ये क्या हो गया? डी जो है इसका हो गया पिता, डी सी का पिता है। ई डी की माँ है, ये होगी इसकी माँ, ठीक है। ई डी की माँ है, तो संबंध किसका बताना है बताओ? ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? तो ए ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, पोत्री है कहीं कोई, ये रहा पोत्री होगी। इसके अलावा ये तो आसान ही है, इसमें कतार में बैठाने हैं, इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन सी श्रृंखला का एक अन्य से भिन्न है? 22, 33, 99, 121, 279, 594। ये वाला क्वेश्चन है 92, अगर देखना चाहो तो। इसमें क्या है, अगर देखा जाए तो जितनी भी जो संख्या है ना, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 नम 99, 11 11 121, ये 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, 11 चौक 44। इसमें 279 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 11 से क्या नहीं हो रही, ये कट नहीं रही, 11 से कट नहीं रही। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो क्या होगा जाएगा? 279 हो जाएगा। संदेश क्या होता है? संदेश एक सुस्पष्ट संकेत है जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, एक अस्पष्ट संकेत, एक गड़बड़ उद्दीपक, उपरोक्त में से कोई नहीं। संदेश क्या होता है? तो सीधा सा है 93। संदेश एक स्पष्ट जो शोर शराबे से क्या हो, ऊपर हो, उसको संदेश कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक अन्य भिन्न है? तोता, उल्लू, चील, बाज। तोता, उल्लू, चील और बाज। अगर देखा जाए तो जो है क्या करते हैं, तोते को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो है अपना अपना क्या बनाते हैं, एक जो है वर्ग बनाते हैं, ठीक है। तोते का कोई वर्ग नहीं होता, उल्लू एक वर्ग बनाता है, चील एक वर्ग बनाता है, बाज एक वर्ग बनाता है। वर्ग मतलब आप ऐसे समझो कि उल्लू रात में जो जागने वाले जो पक्षी हैं उनका वर्ग बनाता है, चील जो है खाद्य जाल की जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं उनका, बाज जो है वो खाद्य जाल के मध्य जंतुओं का वर्ग बनाता है, पर तोता किसी का वर्ग नहीं बनाता, इसलिए तोता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे बाज, चील, उल्लू, तोता, तो इसमें तोता शाकाहारी होता है, बाकी 3 मांसाहारी होते हैं, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक। इसके अलावा इसमें ऐसे है कि मानस एक खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, 95 क्वेश्चन है। तो इसमें आप ऐसे समझो, मानस क्या है, एक खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी जो हैं वो क्या हैं, लंबे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो अब निष्कर्ष क्या है, मानस लंबा है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, मानस लंबा नहीं है, लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है। तो सबसे पहले रखा हमने क्या, ये हो गया मानस, ठीक है, मानस हो गया। मानस के बाद क्या बोला है उसने, ये बोला है उसने कि खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी जो हैं वो क्या हैं, सभी खिलाड़ी क्या हैं, लंबे हैं। तो क्लियर है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मानस जो है वो क्या है, लंबा है। मानस जो है वो क्या है, मानस जो है लंबा है। क्लियर हो गया। जंगल में जानवरों को मारने के लिए बाघ को नुकीले पंजे की आवश्यकता होती है। निश्चय सत्य, शायद सत्य, निश्चय गलत, शायद गलत,
तो बाघ जो है वो जब मारता है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो ये तो सत्य है, निश्चित है, सत्य है। जब वो नुकीले पंजे की आवश्यकता होगी तभी तो मारेगा। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रभावी श्रवण समावेश होता है। प्रभावी श्रवण समावेश जो है क्या करता है? तो प्रभावी श्रवण समावेश अपने अंदर जो है क्या करेगा? समझ की पुष्टि करेगा। ठीक है, तो समझ की पुष्टि करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को प्रभावी श्रवण समावेश कहलाता है। तो आंसर डी बन जाएगा इसका। मानवीय संप्रेषण की प्रक्रिया में कुछ अंग दिए गए हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में घटने वाले अंग जो ये संप्रेषण की प्रक्रिया में घटने वाले जो अंग हैं उनका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले होगा पुनः निर्वेश, फिर संदेश, फिर कोलाहल। पुनः निर्वेश, फिर संदेश, फिर क्या? कोलाहल, ऐसे दे रखा है इसमें। ठीक, 1 2 3 आंसर है इसका डी। निम्न में से कौन हमारे अंतर्हित व्यय बोधों को स्पष्ट करता है? जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है, जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। क्या कहा जाएगा उसको? मतलब आप ये कहो कि संप्रेषण के नियम के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो व्ययबोध होते हैं तो जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने में ध्यानार्थ होते हैं, दूसरों की वार्तालाप करने में समुचित तरीकों से एक दूसरे से स्पष्ट करते हैं। ये है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या बताता है? तो नीति शास्त्र जो है विचारने योग्य की बात ही तो बताता है। तुम नीति शास्त्र की बात करोगे तो विचार करने की तो बात बताएगा नीति शास्त्र। ठीक है ना? चलो, तो आज हमने ये 100 क्वेश्चन में इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो लगभग हमने जो है 70 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है अटैम्प्ट किए हैं। इसमें से लगभग आप ये मान लो कि 15 से 10 क्वेश्चन जो है रिपीट होने की संभावना रहती है हर अगले पेपर में।